नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097863060445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बेहद स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। पहला है भागवत धर्म हैज बीन मेंशन्ड बाय महर्षि, यहाँ पे पाणिनि होना चाहिए था, ठीक है। जैसे इनकी पुस्तक के बारे में आप पढ़ते होंगे ना, अष्टाध्यायी, तो वही है, यहाँ पे थोड़ा टाइपो है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भागवत रिलीजन वाज इनिशियली प्रिवेलेंट इन द एरियाज अराउंड मथुरा। तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में आप मथुरा देखते हैं तो यहाँ पे कृष्ण से संबंधित तमाम तरीके की जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं, श्रद्धालु काफ़ी आते जाते हैं, ठीक है। मथुरा, वृंदावन, ये सब जो चीज़ें हैं तो ये उसी से संबंधित है, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। जैसे ये था ना आपका मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत, तो उसने भी जैसे मथुरा के लोगों के लिए हेराक्लीज एक टर्म था, उसको यूज़ किया था। बोलता था कि जो है यहाँ के लोग हेराक्लीज के उपासक हैं, तो हेराक्लीज का मतलब ये है कृष्ण, है ना, वासुदेव कृष्ण। तो ये सब यहीं से जो है भागवत धर्म की एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड है इन सब चीज़ों से। ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी आपको जो चीज़ बताई गई यहाँ पे क्वेश्चन ही है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार जो शूरसेन, मतलब ये मथुरा के क्षेत्र को शूरसेन कहा जाता था, तो किस देवता के उपासक थे, तो कृष्ण के। तो कृष्ण को किस टर्म से उसने यूज किया है, हेराक्लीज, ऑप्शन बी। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक गरुड़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो ये जो है बात हो रही है आपका ये बेस नगर यानी कि विदिशा में जो आपका ये स्तंभ है उसके बारे में। और इसकी स्थापना जो ये आप देखते हैं ना कि तक्षशिला के जो हेलियोडोरस है ना, उसने करवा करके यहाँ पे भागवत धर्म ग्रहण खुद किया और ये सब की पूजा वगैरह करके इसकी स्थापना करवाई। तो यहीं से जो है प्रथम ये जो उपलब्ध स्मारक है इसी के बारे में बात हो रही थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया करिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बता पाना संभव होता नहीं है। तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने कौन सा धर्म ग्रहण किया। अभी आपको ये ऊपर बताया गया जो स्तंभ के संबंध में क्वेश्चन था कि जो है भागवत धर्म को जो है इसने यहाँ पे अडॉप्ट किया, ठीक। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि इसमें से किस शासक ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। तो देखिए पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में कई सारे फैक्ट्स आते रहते हैं। उसी क्रम में जो दिल्ली में मेहरौली स्तंभ है, यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनके संबंध में यह है कि विष्णु ध्वज की स्थापना इन्होंने करवाई थी। नेक्स्ट है कि अमर सिंह ने किस ग्रंथ में विष्णु के 39 नामों का उल्लेख किया है। तो अब देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं। 6th सेंचुरी के आसपास के एक संस्कृत राइटर थे ये अमर सिंह। तो इनका ये जो ग्रंथ है अमरकोश है ना, इससे संबंधित है ये। 39 बार इन्होंने विष्णु के नाम का उल्लेख किया है। अगला देखिए कि अलवार संतों के द्वारा भारत में वैष्णव धर्म का प्रसार जो किया गया, तो अलवार शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो स्पेशली देखेंगे आप कि जैसे अलवार संत जो थे ये साउदर्न इंडिया में ज़्यादा जो है इन्होंने इन चीज़ों का प्रचार प्रसार किया है, ठीक। तो अलवार मतलब वैसे तो संत ही होता है, पर अलवार का अगर शब्द वैसे मतलब देखेंगे तो होता है ज्ञानी व्यक्ति, ठीक। तो वाइज मैन यानी कि ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने में साउथ इंडिया में इन्होंने काफ़ी योगदान रहा इनका। अगला देखिए, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पे जो शाक्त धर्म डी ऑप्शन में है ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। शाक्त धर्म बेसिकली ऐसे लोग जो देवी की उपासना करते हैं, शक्ति की, है ना, तो उनको माना जाता है ये शाक्त संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देवी का जो मानने वाला संप्रदाय है शाक्त संप्रदाय वो होता है। और उसी क्रम में देखेंगे कालिका पुराण जो है ये इसका संकलन का क्षेत्र देखेंगे तो भारत में ये असम के क्षेत्र से संबंधित रहा। वहाँ पे आपको पता होगा कि कामाख्या देवी का मंदिर है, तो उनकी एक दिव्य शक्ति के रूप में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो इस पुराण में ज्यादा तरीके से मेंशन की गई है, ठीक।
नेक्स्ट है कि समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, ये बताना है। राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 to 35, तो इनको 6 मेजर भागों में हम पढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में हम देख लेते हैं। 14 से 18 तक यही राइट टू इक्वालिटी है, इसको हम चूज कर लेते हैं। 19 से 22 के बारे में देखेंगे तो इनको स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। 23-24 के बारे में देखेंगे तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और 25 से 28 की बात करें तो ये धर्म की जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है इनसे संबंधित है। फिर आगे ऐसे संस्कृति और शिक्षा वाले अधिकार हैं। फिर ये संवैधानिक उपचार वाला आर्टिकल 32 हो गया, है ना। तो कुछ इस तरीके से इनका क्रम है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है यही फंडामेंटल राइट वाला भाग हो जाएगा, भाग 3। मैग्ना कार्टा टर्म से क्या मतलब होता है, जरा कमेंट करके बताएंगे क्या। नेक्स्ट है संविधान के किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में किया गया, इसके द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये है राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1F में था, तो ये पहले जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता था। बाद में इसको जो है अब यहाँ पे रख दिया गया है आर्टिकल 300A में, है ना। अब ये लीगल राइट है ना। तो अभी कभी पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वो अब जो है विधिक अधिकार है, यानी कि लीगल राइट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में वर्णित किया है, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है आर्टिकल 32, है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स के अगर मान लीजिए हनन होता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट्स के द्वारा जो है रिट्स इशू की जाती है इसी आर्टिकल के अंतर्गत। तो हम कौन सा विकल्प चुनेंगे, डी। अगला है निम्नलिखित में से किसका कथन है कि बिना अधिकार के कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, ठीक। तो दोनों को जैसे एक तरीके से तुलना की गई है कि मनुष्य बिना परछाई के नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना अधिकार के कर्तव्य जो है उनका नेचर भी वैसा ही हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध में ये रिलेशन यहाँ पे दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं अर्नेस्ट बेकर, है ना, इनके द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोक नियुक्ति के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति तथा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो आर्टिकल 16 है ना, इसको आप पढ़ते हैं तो इसका सब क्लॉज 2 देखेंगे, है ना। ये देखिए बी में, तो यहाँ पे ये प्रावधान है। देखिए इन आर्टिकल फंडामेंटल जो राइट्स के आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें डिटेल में इसको थोड़ा देखा करिए कि इसमें क्या क्या टर्म जो है वो मेंशन है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जाता है। इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो संविधान का भाग 4 मूल अधिकार संबंधित है। अभी हम ऊपर से देखते आ रहे हैं कि ये भाग 3 में है ना। 4 में तो आपका ये है ना DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो कौन सा, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आपसे। तो सर्वाधिक वर्षा के मामले में देखेंगे तो लगभग 185 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश ये जो होती है वो गोरखपुर में होती है, ठीक है। इसको माना जाता है सर्वाधिक। सबसे न्यूनतम की बात अगर हम करें तो ये है आपका ये जो मथुरा में होती है ना। यहाँ पे ऑन एन एवरेज देखेंगे तो लगभग 55 सेंटीमीटर ही बारिश ऑन एन एवरेज होती है, ठीक। अब इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 स्टेटमेंट यहाँ पे फिर है आपके पास, तो सी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना दिसंबर है, यानी कि सर्दी की मात्रा जो सबसे ज्यादा होती है वो दिसंबर में नहीं होती, जनवरी में होती है, ठीक। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, बाकी के 2 स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, यानी कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन। तो इनकी संख्या है 20, है ना। कभी ये आपसे पूछा जाए कि जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो उनकी संख्या है कुल 9, है ना। और अगर मृदा समूह की बात करें तो उनकी संख्या 8 है ना। तो ये नंबर्स पूछ लिए जाते हैं आपसे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में माड़ काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो देखेंगे जैसे जो बुंदेलखंड का रीजन है तो यहाँ पे इसको माड़, है ना, मार, भोंडा, ये सब नाम से जो काली प्रकार की मृदा है इसको संदर्भित करते हैं। तो जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा, है ना, इन सभी में पाई जाएगी। डी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है कि मांड और बंजर ये 2 प्रकार की मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा तो जैसे ये इसमें महाराजगंज हो जाएगा, बस्ती, है ना। इसके अलावा
गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, है ना, इन जिलों में ये यहाँ पे इस मिट्टी को आप पाएंगे। तो हम इसमें चुनते हैं सी विकल्प को। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, इसमें ये बताना है। तो नीति आयोग के द्वारा ये सूचकांक जो है जारी किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी लेटेस्ट जो है उसमें बड़े राज्यों में गुजरात जो है ये पहले स्थान पे है। ऑप्शन ए को हम चुनेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है 13वें नंबर पे था, और छोटे राज्यों में शीर्ष पे जो है गोवा रहा। ठीक, देखिए हुरून की ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट आई थी 2022 की। उसके अनुसार भारत में कुल कितने सबसे अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं, है ना, तो उसमें अरबपति मतलब इतने पैसे के मामले में कितने लोग हैं। ठीक, तो इसमें देखिए भारत में जो है कुल ऐसे लोगों की संख्या इसमें 9 बताई गई थी। सबसे ज़्यादा जो स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योगपति थे, अरबपति, ये थे 34 उसमें चाइना में। ठीक है, तो सबसे टॉप पे वहाँ थे। और इंडिया में बात करें सबसे पहले पे कौन थे, तो डॉक्टर ये जो है ना सीरम इंस्टीट्यूट वाले साइरस पूनावाला, ये थे। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है। ठीक है, वेजिटेबल प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पे आ गया है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार संतूर वादक है। ठीक है, तो संतूर एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा शायद, ऐसे स्ट्रिंग्ड एलिमेंट होता है। जम्मू कश्मीर के रीजन में भी देखें काफ़ी प्ले किया जाता है। तो इसके जो एक फेमस आर्टिस्ट हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, इसके अलावा एक और हैं भजन सुपोरी, है ना, इनका नाम भी आप जहाँ उसमें याद रखे रहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें तबला वादन से संबंधित कौन है ये बताना है। तो काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं तबला के, जाकिर हुसैन। इसके अलावा जैसे कई बार नाम आ जाते हैं अल्लाह रखा, इसके अलावा किशन महाराज, फयाज खान, ये सब जो है तबला वादक हैं भारत के प्रसिद्ध। इसमें देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर से तो साबिर खान फ्लूट लिखा है, ये गलत हो जाएगा। तबला वादक हैं ये। बांसुरी के अगर फेमस प्लेयर्स की बात करें हम इंडिया में, तो जैसे हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, है ना, ये सब जो है इससे संबंधित है। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। अब रीजनल लेवल पे कुछ लोक नाट्य जो है ना, फोक ड्रामा, ये सब किया जाता है। और तो उसी के क्रम में यहाँ पे कुछ पेयर है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है हमको। तो ये दास कठिया जो है गुजरात लिखा है, ये गलत हो जाएगा। आपका जो है ये होता है उड़ीसा के क्षेत्र में, है ना। बाकी के विकल्प यहाँ पे देख लीजिए, सब ठीक है। फिर से देखिए वही लोकनाट्य के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। नुआला लोकनाट्य जो लिखा है पंजाब, है ना, पंजाब में नहीं, ये जो है आपका यहाँ हिमाचल प्रदेश की जो चंबा वैली वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पे किया जाता है। अब लोकनाट्य और उससे संबंधित राज्य का कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित है। ठीक, तो करियाला जो है ये ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में होता है, बिल्कुल ठीक है। जशिन जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के रीजन में होता है। और गवटी जो है ये राजस्थान में होता है। तो तीनों ही सही है, डी को चुनेंगे। इनको याद कर लीजिए, ये सब कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं, फिर ये होता है कि कहाँ से पूछ लिया गया। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली है। ठीक, तो देखिए भारत में जब आप मंदिर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, तो 3 मेजर टाइप्स हैं। पहला है नागर स्टाइल, दूसरा द्रविड़ स्टाइल और तीसरा है वेसर स्टाइल। ठीक है, तो वेसर जो है ये नागरा और ये द्रविड़ का एक तरीके से फ्यूजन है, मिक्स है। ठीक, हाइब्रिड मॉडल कह लीजिए। तो इसके अंतर्गत अब देखेंगे तो जैसे जो मंदिर इनसे संबंधित हैं, राष्ट्रकूट, चालुक्य, इसके अलावा होयसल, है ना, सोलंकी नहीं है, सोलंकी इसको देखेंगे तो ये नागर से संबंधित है। ठीक, तो इसमें वेसर शैली में राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल, इसके अलावा काकतीय जो है ये सब आ जाएंगे। तो 1, 2, 4 को चुनेंगे हम यहाँ से। ठीक, अब इसमें देखिए वही द्रविड़ शैली के बारे में पूछ रहे हैं, तो द्रविड़ में पल्लव, चोल, विजयनगर, काकतीय अभी हमने देख लिया कि ये वेसर शैली में ये कवर हो रहे थे। तो 1, 2 और 4 फिर से यहाँ पे चुनेंगे। ठीक, अब इसमें मंदिर वास्तुकला की कौन सी एक नागर शैली है। ठीक है, तो नागर में देखेंगे तो यहाँ पे जो पाल शैली डेवलप है, ओडिशा, सोलंकी, खजुराहो, ये सब जो है ये सब नागर स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स हैं। ठीक, तो इसमें डी ऑप्शन को चुन लेंगे।
अब देखिए मदुरई के मीनाक्षी मंदिर से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ठीक, तो मदुरई अगर आपको पता है कहाँ पे है तो सही कर लेते हैं आप इसको। आंध्र प्रदेश में मंदिर स्थित नहीं है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये वाला हमारा विकल्प गलत हो जाएगा, बाकी के दो ठीक है। अब देखिए साउथ इंडिया का एक फेस्टिवल है चिथिरई। ठीक है, इस महोत्सव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं। तो ये मदुरई में आयोजित होता है, बिल्कुल ठीक है। कोडिएटम ध्वज को फहरा करके इसका शुभारंभ किया जाता है, ये भी ठीक है। इसका आयोजन 22 दिनों के लिए होता है, ये वाला गलत हो जाएगा। देखेंगे तो जो तमिल पंचांग लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं तो उनके रीति रिवाज के हिसाब से अप्रैल मई के दौरान जो है लगभग 12 दिनों के लिए, ठीक है, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए कुछ और यहाँ पे आर्किटेक्चर्स के बारे में स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है। तो बी वाला गलत हो जाएगा। बौद्ध व वैष्णव गुहा मंदिर नहीं, इसमें जो है जैन गुहा मंदिर होता है अगर, तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे आप चैत्य विहार, स्तूप, पैगोडा, ये जैसे डी ऑप्शन में गॉथिक शैली लिखी है ना, इंडो सारसोनिक शैली, ये सब जो है आर्किटेक्चर में पढ़ते होंगे। तो चैत्य की डेफिनेशन यही है कि जो गुफाओं, ये रॉक कट्स होते हैं ना, रहने के लिए जो स्थान बनाते थे, तो इनको चैत्य कहा जाता था। तो इसमें वैष्णव जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम चुनेंगे। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे अब यहाँ पे ये विहार की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, जो ये रॉक कट के ये टेम्पल्स हैं ये चैत्य हो गए। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है क्योंकि इनका निर्माण आप देखेंगे ना, जैसे गोल से एक आधार पे है ना, गुंबदाकार जो आर्किटेक्चर बनाते हैं उसको स्तूप कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है ये। और गोथिक शैली का जो जन्म लिखा है फ्रांस में हुआ है, तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो यूरोप में जितने भी चर्च हैं मोस्टली, है ना, वो सब इसी शैली पे बने हुए हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले ये इनिशिएट गोथिक शैली की गई थी फ्रांस के देश में। ठीक, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बताना है। तो एकदम बेंगलोर में ही जो है ये स्थित है, कर्नाटक में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये कोट्टायम केरला में है। फिर से देखिए कुछ बोर्ड और मुख्यालय लिखे हैं और कहाँ पे स्थित है वो लिखा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण जो है ये बेंगलोर में नहीं है, न्यू दिल्ली में है, ये गलत हो जाएगा। बाकी के विकल्प जो है ठीक है। इसमें से गाय की नस्ल कौन सी है ये बताना है। काऊ की ब्रीड अगर हम देखेंगे तो गिर है। ठीक है, मेजर जो आप देखेंगे रीजन इनका भारत में पाया जाने वाला है ये गुजरात और ये महाराष्ट्र का जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पाया जाता है। और गाय की ये दूध देने वाली नस्ल काफी पॉपुलर है, तो ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी मुर्रा और सुरती जो लिखा है ये भैंस की प्रजातियां हैं। इसमें देखिए कौन सी एक भैंस की देशी नस्ल है। ठीक, तो जैसे इसमें भी क्या होता है ना कि कुछ देसी वेराइटीज होती हैं और कुछ विदेशी नस्ल जो है वो भी पाली जाती हैं। तो उसी क्रम में देखेंगे तो यहाँ भैंस में अगर हम देखेंगे तो महसाना जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। साहिवाल, बरगुर, पुलिकुलम ये सब जो है भी ये भी देसी नस्लें हैं पर ये गाय की हैं, काऊ की, है ना। तो यहाँ पे महसाना जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी हमने दो ऊपर देखी थी गाय, ये भैंस की नस्लें महसाना के अलावा, जैसे मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, भदावरी, है ना, टोडा, नागपुरी, ये सब जो है ये सब भैंस की नस्लें हैं। अब इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है। तो अभी हमने जो भैंसों की प्रजातियों के बारे में बात की तो उसके संबंध में फैक्ट्स लिखे हैं, कहाँ पे क्या पाई जाती हैं, देख लीजिए इनको, तीनों को सही है, कोई भी गलत नहीं है। डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। किस राज्य ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये जानिए कि कई बार ये पूछा जाएगा आपसे कि ऑन्कोलॉजी क्या होती है। तो किसी भी प्रकार के कैंसर का जो डायग्नोसिस होता है उसकी स्टडी को ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसके संबंध में जो देश की पहली एक तरीके की लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की गई है ना, स्पेशली इसी सर्विस के लिए, वो स्टेट ऑफ केरला में की गई। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इसमें बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोविड-19 की जो महामारी चली 2020 और 21 के दौरान, तो इसके पूरे टाइम पीरियड में कौन सा देश भारतीय चावल का जो शीर्ष खरीदार रहा था। ठीक है, तो हमारे राइस का जो सबसे टॉप बायर रहा वो था चाइना।
किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल को शुरू कर दिया गया है? तो जून 2022 की ये जो है एक कह लीजिए घटना है। ये सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम जो है और एयरपोर्ट के जो तरीके की सुविधाएं होती हैं, तो इन सब से लैस एम विश्वेश्वरैया जो ये रेलवे टर्मिनल है, ये बेंगलोर जो है यहाँ पे इसको शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इनका क्या योगदान रहा भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया का भारत में, जरा ये हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। हाल ही में सियरा डी कुलेब्रा पर्वत श्रृंखला आग लगने के कारण चर्चा में थी, तो ये किस देश में स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे इवेंट्स को अच्छे से देखा करिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई भूकंप आ गया या आग लग गई किसी पर्टिकुलर माउंटेन में या किसी एरिया में, तो कई बार उस आग लगने की घटना को ना पूछ करके जहाँ पे आया उसके बारे में पूछा जाता है, तो इस वजह से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सियरा डी कुलेब्रा जो पर्वत श्रृंखला है ना, फॉरेस्ट फायर के कारण चर्चा में थी। ये है आपका स्पेन में, बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। फ्रांसिया मार्केज है ना, ये नाम देख लीजिए, हाल ही में किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? ठीक है, तो हमने पहले बताया है कि महिलाओं से संबंधित कुछ पहली बार होता है तो वो इवेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो है एक जानी मानी इन्वायरमेंटलिस्ट है और पहली उपराष्ट्रपति बनी है, महिला उपराष्ट्रपति इसकी, कोलंबिया की। ठीक है, फ्रांसिया मार्केज, ए ऑप्शन को हम चूज करेंगे। ठीक, तो आज के हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं उनके बारे में आप चाहे तो दोबारा देख लीजिए और अपने नोट्स वगैरह में से उसके बारे में डिटेल में पढ़िए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।